जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। हाँ, इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। मैंने आपको 5 अलग अलग भागों में बांटा था, है ना। बताया था आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर, कॉर्नरी सेक्टर। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था को मैंने 5 अलग अलग क्षेत्रों में बताया था कि 5 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। तो 5 अलग अलग क्षेत्र मैंने आपको बताया था किसके आधार पर? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक एक्टिविटी के आधार पर। तो 5 अलग अलग भागों में मैंने बताया था आपको। इसके अलावा कार्य के आधार पर बताओ उसका कार्य किस प्रकार से होगा, संगठित होगा या असंगठित होगा, ऑर्गेनाइज होगा या अनऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। मैंने ये दोनों क्षेत्र आपको पढ़ा दिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, जो अन्य क्षेत्र है, अदर सेक्टर है, वो भी आपको पढ़ाना है। देखो, पहला हमारा पॉइंट है आईआईपी, दूसरा आईसीआई, एमएसएमई। तो देखो 3 पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे। आईआईपी क्या होता है, एक आईसीआई क्या होता है, और एक है एमएसएमई और एक होता है कोर सेक्टर। 8 कोर सेक्टर। तो ये 4 पॉइंट है, 4 टॉपिक है। आज इस 4 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये पूरा तरीके से कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं है, एक प्रकार से टॉपिक है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अभी हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला ही अध्याय पढ़ रहे हैं। तो देखो आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका हिंदी होता है उद्योग उत्पादन क्षेत्र, उद्योग उत्पादन क्षेत्र, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोर उद्योग सूचकांक, कोर उद्योग सूचकांक, कोर उद्योग उत्पादन क्षेत्र, है ना। उद्योग उत्पादन सूचकांक होता है, इसका होता है उद्योग उत्पादन सूचकांक। यहां सूचकांक कर लो, सूचकांक। तो देखो एक होता है एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अति लघु मध्यम, देखो फिर से अति लघु मध्यम इंटरप्राइजेस सेक्टर में के क्षेत्र। तो देखो आईआईपी, निश्चित अवधि के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन, निश्चित अवधि के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। देखो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक कंपनी जितना प्रोडक्शन करती है, जितना उत्पादन करती है, और उसकी मात्रा बता रही है ना, उसकी क्वांटिटी बता रही है कि कितना मात्रा में उत्पादन कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आईपी कहेंगे। एक सूचकांक होता है, एक इंडेक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितनी भी प्रोडक्शन कंपनी आ गई, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इंडस्ट्रीज कंपनी कितना उत्पादन कर रही है एक साल के अंदर, वो कितना उत्पादन कर रही है। मतलब कि एक पूरी अर्थव्यवस्था में एक देश के अंतर्गत जितनी भी इंडस्ट्रीज कंपनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो कितना उत्पादन कर रही है, तो उसका एक सूचकांक जारी किया जाता है, एक डाटा जारी किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आईआईपी। इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उद्योग उत्पादन सूचकांक। तो आईआईपी में पूरी कंपनियों का एक डाटा तैयार किया जाता है, एक इंडेक्स तैयार किया जाता है कि कितना उत्पादन किया गया, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया गया। और एक होता है आईसीआई। तो आईसीआई में क्या होता है, तो ये आईआईपी से जो 8 मुख्य उद्योग होते हैं, 8 मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं, जो 8 इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है। तो जो 8 इंडस्ट्रीज है, जो ये 8 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहां से? आईआईपी से निकल कर आई। कहने का मतलब एक संपूर्ण देश में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो कितना उत्पादन करे, तो इसको जारी करने के लिए आईआईपी जारी करती है। आईआईपी एक प्रकार से डाटा जारी करती है, ये बताती है कि संपूर्ण देश में कितना प्रोडक्शन किया गया, कितना उत्पादन किया गया। ये मैं बात कर रहा हूँ आईआईपी की। तो आईआईपी में पूरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, पूरे इंडस्ट्रीज आ गई। लेकिन जब बात करते हैं आईसीआई, तो आईसीआई भी डाटा जारी करती है, लेकिन केवल 8 कंपनियों की, केवल 8 उद्योगों की, केवल 8 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो मुख्य रूप से जो 8 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनका डाटा जारी करती है। और ये 8 कंपनी कहां से निकल कर आती है? ये 8 कंपनी उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, ये कहां से निकल कर आते हैं? आईआईपी से निकल कर आते हैं। मतलब कि आईआईपी है वो कंप्लीट
है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट इंडस्ट्रीज को बताती है। लेकिन जो आईसीआई है वो किसे जारी करती है, उसमें कौन सा डाटा जारी होता है, केवल 8 उद्योगों को जारी किया जाता है, 8 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही जारी किया जाता है डाटा। तो इसी को बोला गया 8 जो है ना 8 जो इंडस्ट्रीज है, इसी को बोला गया 8 कोर सेक्टर। 8 कोर सेक्टर कहा गया 8 इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज। इसके अंदर जो कोर सेक्टर होते हैं ना, कोर सेक्टर के अंदर 8 महत्वपूर्ण जो उद्योग होते हैं, 8 महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं, वही शामिल होते हैं। ये कहां से आते हैं, ये आते हैं आईआईपी से आते हैं। आईआईपी तो देश के संपूर्ण जितने इंडस्ट्रीज है, एक देश में जितना भी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है, एक देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सारे के सारे चलेंगे आईआईपी में। लेकिन इसी में से 8 कंपनियों को, 8 उद्योगों को, 8 इंडस्ट्रीज को छाड़ दिया गया, जिसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया कोर इंडस्ट्रीज। उसे हमने क्या बोला, कोर इंडस्ट्रीज। वो क्या है, वो कौन से इंडस्ट्रीज है, मैं आगे बताऊंगा, आगे स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। लेकिन बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आईआईपी में संपूर्ण जितने भी कंपनीज आ गए, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, जितने भी इंडस्ट्रीज आ गई, सभी चले जाएंगे आईआईपी। तो आईआईपी क्या, एक प्रकार से इंडेक्स जारी करता है, सूचना जारी करता है, मतलब कि एक डाटा तैयार करता है कि पूरे कंट्री एक देश के अंदर पूरे जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक संपूर्ण देश के अंदर कितनी कंपनियों मिलकर के कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। एक देश के अंदर, पूरे संपूर्ण देश के अंदर है ना, एक कंपनियों के द्वारा, सभी कंपनियों के द्वारा, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, सभी इंडस्ट्रीज कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो आईआईपी का मतलब हो गया, ये आईआईपी एक प्रकार से सूचना जारी करता है, एक डाटा तैयार करता है, एक इंडेक्स तैयार करता है पूरे इंडस्ट्रीज का, पूरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। एक देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज कंपनी आती है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सारे इंडस्ट्रीज मिलकर, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलकर कितना उत्पादन कर रही है। एक देश के अंदर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, वो संपूर्ण उत्पादन बताता है आईआईपी। आईआईपी एक प्रकार से डाटा रिलीज करती है, एक प्रकार से इंडेक्स जारी करती है कि बताओ कि पूरे संपूर्ण देश में जितने भी इंडस्ट्रीज कंपनी है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका डाटा कौन जारी करती है, उसका डाटा इंडेक्स आईआईपी जारी करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब बात करते हैं 8 सेक्टर है ना, जिसमें केवल 8 महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं, 8 महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है, तो इसी से तो निकल कर आती है। इसमें सभी कंपनी आ गई, सभी उद्योग आ गए, सभी प्रकार के इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्रीज आ गई। लेकिन जब इसमें से 8 सेक्टर को छाड़ देते, मतलब 8 कंपनियों को, जब 8 उद्योगों को, 8 इंडस्ट्रीज को अगर छाड़ देते, तो उसी को बोला गया कोर इंडस्ट्रीज। उसको केवल बोला गया कोर इंडस्ट्रीज, लेकिन उसकी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसकी सूचना कौन जारी करता है, तो आईसीआई। आईसीआई किसका सूचना जारी करता है, किसका इंडेक्स तैयार करता है, तो 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का, 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का सूचना जारी करते, इंडेक्स तैयार करती है आईसीआई। आईआईपी संपूर्ण इंडस्ट्रीज का, संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा तैयार करते, इंडेक्स तैयार करती है आईआईपी। लेकिन जो इसमें से जो 8 महत्वपूर्ण कंपनी होती है, 8 महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसकी सूचना, उसका इंडेक्स कौन तैयार करता है, आईसीआई। आईसीआई, इसको लिख लो ऑल इंडस्ट्रीज डाटा तैयार करती है ना, सूचना इंडेक्स तैयार करती है। लेकिन इसमें केवल 8 इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज है ना, तो 8 इंडस्ट्रीज। तो जो ये 8 इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोर सेक्टर। व्हाट इज कोर सेक्टर? कोर सेक्टर क्या है, तो आईआईपी के जो महत्वपूर्ण 8 इंडस्ट्रीज होते हैं, आईआईपी के जो महत्वपूर्ण 8 इंडस्ट्रीज होते हैं, उसी को बोला गया कोर सेक्टर। कोर सेक्टर किसे बोलेंगे, 8 इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज कहां से आएंगे, ये आईआईपी से आएंगे। तो आईआईपी ऑल इंडस्ट्रीज का डाटा तैयार करती है, और आईसीआई 8 इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज का डाटा तैयार करती है। और जो 8 इंपोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोर सेक्टर बोलेंगे। कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर कह लो, या कोर इंडस्ट्रीज कह लो, या कोर मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग बोलो। तो इसमें कितने इसमें इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, तो इसमें 8 इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, 8 कंपनी आ जाएंगी। एक होता है एमएसएमई सेक्टर, तो ये क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो अति लघु, इसमें भी कंपनियां ही आती है, लेकिन एक अति लघु, बहुत छोटी कंपनियां, एक अति लघु हो गई, एक लघु हो गई, एक मध्यम हो गई, इसी को बोला गया एमएसएमई सेक्टर। देखो एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करो। कोई ठेले पर, है ना, कोई ठेले पर चाट फुचके बेच रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, तो अति लघु में चला गया। कोई दुकान है ना, कोई दुकान है, तो थोड़ा उसमें पूंजी लग गया, भाई ठेले पर पूंजी लगा रहा है, एक दुकान में पूंजी लगा रहा है, तो दुकान में ज्यादा लगेगा, तो दुकान में चला गया लघु इंडस्ट्रीज में चला गया। और एक हो गया मॉल खोल दिया, तो मॉल किस में चला गया, वो चला जाएगा मध्यम में। कहां चला गया, मध्यम में। तो इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हालांकि माइक्रो स्मॉल तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो मतलब आसान मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो वर्ड कितना इजी है, तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। वही फुल फॉर्म तो वही इंग्लिश में ही होगा ना, हिंदी तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप हिंदी लिख लो, इसका लिख लो अति लघु
इसका लघु, देखो भाई मेरा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, मैं बार बार कहता हूँ मेरा हैंड राइटिंग बचपन से ही ऐसा है, मैंने इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया है ना, जो है वो है। तो इसका लिखो अति लघु, लघु, मध्यम इंटरप्राइजेज। ठीक, अब देखो आईआईपी निश्चित अवधि के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ये इसकी परिभाषा हो गया। मैंने आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश किया। आईआईपी में देश का संपूर्ण महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं, देखो देश के संपूर्ण महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं, जबकि आईसीआई में 8 महत्वपूर्ण उद्योग आते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोर उद्योग, कोर सेक्टर। इसी को कोर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि उद्योग का मीनिंग होता है इंडस्ट्रीज, कोर क्षेत्र या कोर सेक्टर या कोर उद्योग या कोर इंडस्ट्रीज। यहाँ कोर क्षेत्र होगा तो कोर सेक्टर होगा, यहाँ कोर उद्योग होगा तो कोर इंडस्ट्रीज होगा। मतलब कोर सेक्टर भी कहीं कहीं बोला जाता है, कोर इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। इससे ये घबराना मत कि सर ने तो कोर सेक्टर पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज में कितने कंपनियां आते हैं, तो कोर इंडस्ट्रीज में केवल 8 कंपनी आती है। कहां से, आईआईपी से। संपूर्ण देश से 8 कंपनी आती है। उसकी सूचना कौन जारी करती है, इंडेक्स कौन तैयार करता है, डाटा कौन तैयार करता है, आईसीआई। तो देखो इसकी गणना एवं प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी के संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कोर सेक्टर का, कोर सेक्टर आईसीआई एवं आईआईपी और आईसीआई। जो आईसीआई जो डाटा है ना, आईआईपी का डाटा और आईसीआई का डाटा कौन प्रकाशित करती है इसका डाटा, तो डाटा तो तैयार करता है आईआईपी, मतलब आईआईपी एक जरिया, एक माध्यम है, आईसीआई एक माध्यम, उस माध्यम को कहते हैं, मतलब कि जो डाटा तैयार किया, देखो जो डॉक्यूमेंट है ना, जो डॉक्यूमेंट जिस पर तैयार किया जाता है उसे हमने बोल दिया आईआईपी और आईसीआई। लेकिन कोई मंत्रालय होना चाहिए ना जिसके द्वारा ये जारी, कोई सरकार तो होनी चाहिए जिसके द्वारा जारी किया जाता है डाटा को। तो इसकी गणना एवं प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद पीआईबी के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12। देखो ये पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आई थिंक यही होना चाहिए ना, पीआईबी का एक वेबसाइट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका यही होता है शायद, तो कंफर्म नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, जाकर के वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा पीआईबी क्या है। तो पीआईबी का फुल फॉर्म क्या, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यही हुआ इसका फुल फॉर्म, मुझे लग रहा है ऐसा। तो इसके बाद पीआईबी के वेबसाइट पर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इसका वर्तमान आधार वर्ष क्या, 2011 वर्ष, 2011 से 12। आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि जो आईसीआई है, जो आईआईपी है, इसका आधार वर्ष किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न केवल यही वाला पूछा जाएगा कि बताओ जो आईसीआई है, ये आईआईपी है, इसका आधार वर्ष क्या, किस आधार वर्ष पर यह सूचना जारी किया जाता है, इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो वह आधार वर्ष 2011 से 12। ये वर्तमान समय का लेटेस्ट डाटा है, 2011 से 12। तो केवल इस पीपीटी से एक ही सवाल बनने का संभावना दिख रहा है हमको। अगर प्रश्न आ सकता तो यही से आ सकता है कि बताओ आईसीआई आईआईपी का जो आधार वर्ष है ना, जो वर्तमान समय का आधार वर्ष है वो क्या है, तो 2011 से 12 इसका आधार वर्ष है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उद्योग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, देखो 77.63, देखो 77.63%, माइनिंग 14.37%। देखो मैथमेटिक्स यहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं, यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ 77.63%, हालांकि दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। चलो कोई बात नहीं। उद्योग इंडस्ट्रीज, देखो आईआईपी में 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। आईआईपी में 2 अलग अलग, देखो आईआईपी में तो संपूर्ण इंडस्ट्रीज आ गई, पूरी कंपनी आ गई, लेकिन फिर भी इसको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक उद्योग, दूसरा है उपभोग, है ना। एक इंडस्ट्रीज, एक बोला गया कंजप्शन, एक इंडस्ट्रीज है एक कंजप्शन है। देखो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई जो कितना उत्पादन करती है, मैन्युफैक्चरिंग कितना करती है, 77.63%। एक हो गया माइनिंग, माइनिंग मीन्स खनन करना, जैसे कोयला पेट्रोलियम जो निकाला जाता है ना, खनन मतलब कोयला निकाला जाता है। तो जो माइनिंग हो गया मतलब खनन में देखो सब कुछ आ गया, है ना। खनन करके कोयला भी निकाला जाता है और भी तमाम प्रकार की खनिज जो निकाली जाती है। तो माइनिंग हो गया 14.37%, 14.37%। एक हो गया उपभोग कंजप्शन, तो इसमें आ गया प्राइमरी गुड्स, इसमें खनिज, बिजली, ईंधन और खाद्य चीजें शामिल है। एक हो गया दूसरा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में आ गया, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें आती है। कैपिटल गुड्स में इसमें बड़ी बड़ी मशीनें शामिल है। इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्शन, पेंट, सीमेंट, केबल्स, जो देखो जो मोटे मोटे तार होते हैं ना उसको केबल्स बोला गया। तो केबल्स, ईंट और टाइल्स शामिल है। एक होता है कंज्यूमर डिलीवर्स, कपड़े, टेलीफोन, कार, फ्रिज और टीवी, है ना, फ्रिज, टीवी। एक हो गया कंज्यूमर नॉन डिलीवर्स, इसमें खाने पीने की चीज, दवाएं, साबुन आदि, शैम्पू शामिल है। तो देखो 2 भागों में बांटा गया, आईआईपी को 2 भागों में बांटा गया, एक उद्योग, एक हो गया उपभोग। इंग्लिश में इंडस्ट्रीज बोलेंगे और इंग्लिश में दूसरा बोलेंगे कंजप्शन, इंग्लिश में इंडस्ट्रीज और कंजप्शन बोलेंगे।
इसको इंडस्ट्रीज बोलेंगे, इसको कंजप्शन बोलेंगे, उद्योग और उपभोग। तो उद्योग को दो अलग अलग भागों में, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इसमें दो क्षेत्र आ गए, माइनिंग वाला और मैन्युफैक्चरिंग वाले। तो मैन्युफैक्चरिंग कितना योगदान दे रहे, 77.63%, माइनिंग वाला 14.37%। जब बात करते कंजप्शन की बात करते, उपभोग की बात करते, तो प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर डिलीवर्स, कंज्यूमर नॉन डिलीवर्स, इसमें आगे, इसमें इसमें खनिज, बिजली, ईंधन और खाद्य शामिल है। और जब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। कंस्ट्रक्शन में पेंट, सीमेंट, केबल्स, ईट, ये सब चीजें आ गई। कंज्यूमर डिलीवर्स में कपड़े, टेलीफोन, कार, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब आ गए। कंज्यूमर नॉन डिलीवर्स में इसमें खाने पीने की चीजें, दवाएं, साबुन, शैम्पू, जो डेली लाइफ में जो चीजें होती है, कंज्यूमर नॉन डिलीवर्स में। चलो भाई, ये हो गया आईआईपी। अब देखते हैं आईसीआई। अब देखो आईसीआई, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोर उद्योग सूचकांक, इसका हिंदी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आईसीआई। देखो आईआईपी से प्रमुख 8 उद्योगों को अलग कर दिया गया। मैंने आपको यही स्टार्टिंग में बताया था कि आईआईपी से जो 8 प्रमुख जो उद्योग हो गए उसको अलग कर दिया जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे कोर इंडस्ट्रीज बोलेंगे, कोर उद्योग बोलेंगे। तो देखो 8 उद्योगों को अलग कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोर उद्योग बोलते हैं, कोर सेक्टर या कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो अब देखो, देश की जो संपूर्ण इंडस्ट्रीज है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें से 8 प्रमुख इंडस्ट्रीज को, 8 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जब छाड़ देंगे तो भाई वो तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। क्योंकि पूरा जो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि संपूर्ण देश में अगर 1000 इंडस्ट्रीज कंपनी है, 1000 इंडस्ट्रीज कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर इसमें से अगर 8 इंडस्ट्रीज, 8 महत्वपूर्ण कंपनियों को, 8 महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को अगर छाड़ देंगे और इसको कोर इंडस्ट्रीज में रख देंगे, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो 8 छाटा गया, 1000 में से छाटा गया, तो जो 1000 में से छाटा गया वो प्रमुख तो होगा ही होगा, अति महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा। इसीलिए कहा गया कि जो 8 उद्योगों को अलग कर दिया गया, उसे जिसे हम कोर इंडस्ट्रीज या कोर सेक्टर कहते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोर उद्योग उत्पादन में आईआईपी का इतना प्रतिशत हिस्सा, मतलब कि 40.27% हिस्सा। सोचो, कल्पना करने की कोशिश करो, आईआईपी में अगर 100 कंपनियां आती है, 100 इंडस्ट्रीज आती है, तो इसमें से 8 इंडस्ट्रीज को छाड़ दिया गया, जिसे हमने क्या बोला, कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर का है या कोर इंडस्ट्रीज का। तो जो 8 कंपनी है ना, तो जीडीपी प्रोडक्शन में कितना उत्पादन, तो जो हमने 8 कंपनियों को जो छाटा है, 8 कोर जो सेक्टर हमने जो बनाया है, 8 जो महत्वपूर्ण जो कंपनियां थी, जो 8 महत्वपूर्ण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो हमने जो छाट करके पूरे आईआईपी से जो छाट करके अलग किया, वो कितना योगदान कर रही है प्रोडक्शन में? ये प्रोडक्शन में 40.27% प्रोडक्शन में उत्पादन कर रही है। सोचो, केवल 8 कंपनी, केवल 8 उद्योग, कंपनी नहीं बोलेंगे, हाँ उद्योग बोलेंगे, सॉरी माफ करना, बार बार कंपनी मुझसे नहीं कर रहा, उद्योग बोलेंगे, इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो जो 8 इंडस्ट्रीज है, 8 उद्योग है, वो कितना प्रोडक्शन उत्पादन कर रही है, कितना प्रतिशत, कितना साझेदारी कर रही है? वो साझेदारी कर रही है 40.27%, इतना प्रोडक्शन हिस्सा कर रही है, इतना का वो भागीदारी बन रही है। तो 40.27% का ये भागीदारी बन रही है। कहने का मतलब संपूर्ण देश में मतलब आईआईपी के अकॉर्डिंग कहा जाए कि संपूर्ण देश में जितना प्रोडक्शन, जितना उत्पादन किया जा रहा है, मतलब अगर 100% उत्पादन किया जा रहा है आईआईपी के द्वारा, जिसमें से मैं 40.27% केवल 8 कंपनियां, केवल 8 उद्योग मिलकर कर दे रही है। तो जो 8 उद्योग जो मैंने बोला कोर सेक्टर का प्रोडक्शन में कितना योगदान है? तो 40.27% कोर सेक्टर का योगदान है। अब बच गया कितना प्रतिशत? तो कितना प्रतिशत बच गया? देखो, ये बच गया 59.73%। तो 59.73% आईआईपी का योगदान है। अगर आईआईपी से कोर सेक्टर को अलग कर दिया जाए, कोर सेक्टर बोले तो 8 इंडस्ट्रीज को अगर अलग कर दिया जाए, तो महज उसके पास प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत हिस्सा रह जाएगा? 59.73% रह जाएगा। 59.73% रह जाएगा। तो कोर इंडस्ट्रीज का कितना प्रतिशत योगदान है प्रोडक्शन करने में? तो 40.27%। ये मैं बात कर रहा हूँ कोर इंडस्ट्रीज की, कोर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जो 8 महत्वपूर्ण कंपनियां पूरे संपूर्ण देश की, भारत की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जो अति महत्वपूर्ण कंपनियां, जिससे हमने क्या बोला, कोर इंडस्ट्रीज बोला, जिसमें 8 कंपनियां आती है, 8 उद्योग आते हैं, 8 सेक्टर आते हैं, जिससे हमने बोला कोर सेक्टर। तो ये कोर सेक्टर प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत हिस्सा भागीदारी कर रही है? 40.27% यही प्रोडक्शन कर रही है, कोर सेक्टर उत्पादन कर रही है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था में इसे अति महत्वपूर्ण समझा गया। 8 कोर उद्योग का सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो जो ये जो कोर इंडस्ट्रीज है, कोर सेक्टर का जो सूचना है, सूचकांक है, 8 कोर सेक्टर है ना, जो 8 कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर, इसका सूचकांक कौन जारी कर रही है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके द्वारा? उद्योग मंत्रालय द्वारा, है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं आईआईपी, तो आईआईपी सीएसओ के द्वारा,
CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइज के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइज मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा सूचकांक। तो आईआईपी का सूचकांक कौन जारी कर रहा है? तो CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइज, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका सूचना जारी करता है। कौन? आईआईपी का। लेकिन जब बात करते हैं आईसीआई का कोर सेक्टर की जब बात करते हैं तो इसका सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन उद्योग का सूचकांक जारी करने का वर्तमान आधार कितना वर्ष है? 2011 से 12। तो देखो जो आईसीआई है और जो आईआईपी है, मतलब कि आईसीआई से हो गया कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर और आईआईपी का जो आधार वर्ष है 2011 से 12, दोनों का जो आधार वर्ष है, वर्तमान समय का जो आधार वर्ष है 2011 से 12 है। लेकिन इसे 1950 ईस्वी से सूचकांक जारी किया जा रहा था। कब से जारी किया जा रहा है? 1950 ईस्वी से सूचकांक जारी किया जा रहा है। प्रथम आधार वर्ष क्या था? 1937 ईस्वी था। अगर आपसे पूछा जाए कि बता कोर इंडस्ट्रीज का जो सूचकांक जारी करने का था प्रथम आधार वर्ष किसे माना गया था? 1937 ईस्वी को प्रथम आधार वर्ष माना गया था। लेकिन जब वर्तमान समय में पूछा जाए कि कोर इंडस्ट्रीज को जब जारी किया जाता है तो उसका इंडेक्स जारी करने के लिए या सूचकांक जारी करने के लिए आधार वर्ष क्या है? वर्तमान समय का। तो वर्तमान समय का आधार वर्ष दोनों का, आईसीआई और आईआईपी दोनों का आधार वर्ष है 2011 से लेकर 2012 तक। दो प्रश्न पूछेगा तो यही पूछ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इकोनॉमिक्स अगर इस सेक्टर से अगर प्रश्न पूछने की संभावना है तो कोर इंडस्ट्रीज में कितने सेक्टर आते? तो 8 सेक्टर आते, 8 इंडस्ट्रीज आते। दूसरा प्रश्न पूछने का संभावना यहां से कि बता जो आईसीआई है और आईआईपी है तो दोनों का सूचकांक जारी करने का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान समय का। तो वर्तमान समय का हो जाएगा 2011 से 12, दोनों का आधार वर्ष है 2011 से 12। लेकिन जो आईसीआई है, जो कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज को सबसे पहली बार उसका आधार वर्ष क्या रखा गया था? तो प्रथम आधार वर्ष 1937 ईस्वी था, है ना, 1937 ईस्वी था। अब बात करते हैं ये कोर सेक्टर, जो 8 कोर सेक्टर था जिसे मैंने बोला अति महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो इसको लाइन बाय लाइन याद करना, ऐसा नहीं कि यहाँ जहां तहां से याद कर लेना, मतलब कि एकदम सीरियल वाइज देखना यहाँ पर। तो रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल मीन्स कोयला हो गया, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, उर्वरक, है ना, जो खेतों में जो खाद वगैरह जब छिड़कते हो तो वो चला जाएगा फर्टिलाइजर में, उर्वरक में चला जाएगा। तो पहला हो गया रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्शन, जो पेट्रोलियम जो चीजें होती है जो रिफाइन की जाती है वो रिफाइनरी प्रोडक्शन में चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, है ना, जो भी आप वायर वगैरह देखते हो, तार वगैरह देखते हो, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो जाती है वो चली जाएगी द्वितीय क्षेत्र में। जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो चीजें होती है वो चली जाएगी बिजली वाले क्षेत्र में। स्टील, जो आप लोग स्टील देखते हो ना, लोहे का कारखाना देखते हो, लोहे का उत्पादन देखते हो, ये चली जाएगी स्टील में। टाटा स्टील, आपने नाम सुना है वो टाटा स्टील, तो जो टाटा स्टील है किस सेक्टर में जाती है? तो कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्रीज में जाती है। तो एक हो गया कोयला, है ना, चला जाएगा कोयला की देखो काफी खपत होती है, हर एक दिन डेली लाइफ में कोयला की जरूरत पड़ती है ना। उसके बाद हो गया कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो ये जो 8 सेक्टर है, ये 8 इंडस्ट्रीज है। हाँ, इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, कंपनी नहीं है ये, स्टील कंपनी नहीं है, कोयला कंपनी नहीं, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आई है। स्टील के अंदर बहुत सारी कंपनी आई है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारी कंपनी आई, सीमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनी आई, फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारी कंपनी आई। तो माफ करना, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, 8 कोर सेक्टर, 8 कंपनी, 8 महत्वपूर्ण, ये कंपनी नहीं होगा, उद्योग होगा, इंडस्ट्रीज होगा। उस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, 8 कोर उद्योग सूचकांक। तो ये 8 उद्योग का सूचकांक, ये 8 इंडस्ट्रीज कौन से हो जाएगी? तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात आता है, अब लास्ट ये टॉपिक हमारा एमएसएमई सेक्टर। तो जो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अति लघु मध्यम इंटरप्राइजेस। तो देखो एक्ट ऑफ 2006, ये 2006 का जो अधिनियम है, जो 2006 में जो कानून आया था, तो माइक्रो हम किसे बोलेंगे? अति लघु बिजनेस किसे, इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे? तो जिसका इन्वेस्टमेंट, हाँ, जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख हो तो उसमें टैक्स 8% टैक्स लगाया जाएगा। और जिसका लघु हो, तो लघु का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? तो जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है उसे हम लघु में रखेंगे, और जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है, मतलब जिसका लागत 10 करोड़ का लागत है, उसको हम बोलेंगे मध्यम बिजनेस, है ना, मध्यम वर्ग में रखेंगे। और जिसका 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लागत है, उसको हम बोलेंगे लघु बोलेंगे। और जिसका केवल 25 लाख है उसको हम अति लघु बिजनेस बोलेंगे। और जिसका टैक्स कितना? 8%, और लघु वाले को 5 करोड़ वाले को 10%, और 10 करोड़ वाले को जो मध्यम वर्ग में आता है उसके लिए 12%। ये 2006 का अधिनियम था। लेकिन जब लेटेस्ट एक्ट देखते हैं, जो वर्तमान समय जो अधिनियम है, जो कानून बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जिसको माइक्रो अति लघु,
तो 1 करोड़, जिसका 1 करोड़ का लागत है, टर्नओवर 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ का लेन देन करता है, उस पर 8% टैक्स लगाया जाएगा। और जो स्मॉल है, लघु बिजनेस है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 10 करोड़। 10 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है, होना नहीं चाहिए, मतलब कि अगर होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसका होना ही चाहिए, नहीं, अगर 10 करोड़ का, केवल 10 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसका टर्नओवर, अगर टर्नओवर 50 करोड़, 50 करोड़ का अगर लेन देन कर रहा है, तो उस पर टैक्स 10% लगाया जाएगा। और मीडियम, जो मध्यम वर्ग में आता है, जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़, मतलब कि 100 करोड़ का लेन देन करता है, तो उस पर 12% टैक्स लगाया जाएगा। ये लेटेस्ट एक्ट है, जो वर्तमान समय में जो कानून बना हुआ है, वो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, ये एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आएंगे, कौन कौन से बिजनेस आएंगे? जो भोजन बंद पैकेट में आते हैं, जैसे कि आप बिस्किट खाते हो ना, बिस्किट खाते हो, आप अमूल के बटर खाते हो, दूध वगैरह, जो दूध की थैलियां आती है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है, जो बंद पैकेट में आती है, वो चले जाएंगे एमएसएमई सेक्टर में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब देखो इसका हिंदी तो आपको पता ही होगा, फ्रूट्स मीन्स किसे कहते हैं और वेजिटेबल किसे कहते हैं? फल और सब्जियां, फल और सब्जियां। उसके बाद शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार, होटल्स, रेस्टोरेंट। दो रेस्टोरेंट, आज देखो मैं एक नया मीनिंग बताता हूँ आपको, एक नया वोकेब में बताता हूँ। रेस्टोरेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रेस्टोरेंट का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है रेस्तरा। रेस्टोरेंट का हिंदी होता है रेस्तरा। अब गूगल करके देखना, तो इसमें रेस्टोरेंट आ जाएंगे। मिल, जहां चक्की मिल है, जहां चक्की मतलब जहां आटे को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है। और उसके बाद हो गया मिल, विसिंग, ये क्या लिखा हुआ? विसिंग कुछ समझ नहीं आ रहा, माइनिंग शायद होगा, ये पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पोल्ट्री फार्म हो गया, पोल्ट्री फॉर्मल, सॉरी पोल्ट्री, टाइपिंग मिस्टेक है, पोल्ट्री फार्म हो जाएगा, पोल्ट्री फार्म। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, भेड़ पालन, बकरी पालन, वहाँ तमाम प्रकार के जो जानवर को पालन किया जाता है, गो पालन, भैंस पालन, तो ये चले जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो जो गाय पाल करके, ये भैंस पाल करके जो दूध का उत्पादन किया जा रहा है, अब दूध का उसका बिजनेस है, तो किस सेक्टर में जाएगा? ये चले जाएगा एमएसएमई सेक्टर में। किसमें? एमएसएमई सेक्टर में। अब देखो, अब सीधा हम कैलकुलेशन करो ना यार, कि जिसका उत्पादन, ये एक्ट ऑफ 2006, तो इसको तो हमको याद रखना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के पर्पज से अगर नॉलेज बढ़ाना है, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है ना, ये तो आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि ये कानून पुराना हो गया। जब कानून पुराना हो गया तो हमको क्यों याद रखना है? लेकिन आपको अगर महारथी बनना है इस फील्ड में, अगर आपको विशेषज्ञ बनना है, तो भाई आप देख सकते हो 2006 का कानून क्या था। लेकिन जो लेटेस्ट एक्ट है, जो अभी वर्तमान समय जो कानून बना है, उसको देखते हैं। तो जिसका लागत 1 करोड़ है और टर्न ओवर कितना हो रहा है? 5 करोड़ का टर्न ओवर है, वो 8% उस पर जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा, 8% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन वो आएगा किस सेक्टर के अंदर? तो एमएसएमई सेक्टर में आएगा। मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। बताओ, पशुपालन तो भाई नेचुरल सेक्टर में चला जाएगा। भाई पशुपालन, जो खेती करना, जानवरों को पालना, हाँ, मछली पालना, बकरी पालना, भैंस पालना, गौ पालना, भेड़ पालना, ये जो तमाम प्रकार की जो नेचुरल चीजें जो होती है, जो हम घर, भाई भैंस को हम घर में बना सकते हैं। क्या आपने सुना कि टाटा कंपनी का भैंस होता है? ये टाटा कंपनी को कोई गाय होती है, कोई टाटा की जो कंपनी है, या फिर रिलायंस कंपनी है, या फिर अडानी कंपनी है, कोई भैंस का प्रोडक्शन कर रही है? क्या आपने सुना है? नहीं, ये तो नेचुरल चीजें होती है भाई, आप कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो इस कंपनी में? तो ये तमाम प्रकार की चीजें नेचुरल चीजें, तो जो नेचुरल चीजें तो चली जाएगी प्राइमरी सेक्टर। तो मैंने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये सब चीजें प्राइमरी सेक्टर में जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर आपसे प्राइमरी सेक्टर ऑप्शन में नहीं रहे, एमएसएमई सेक्टर है, बताओ कोर सेक्टर होगा या आईपी होगा या एमएसएमई होगा? तो आप लगाना टिक, एमएसएमई सेक्टर में जाएगा। क्योंकि जो ये एमएसएमई सेक्टर होता है, जिसका उत्पादन 1 करोड़, वर्तमान समय में जो डेटा देखेंगे, लेटेस्ट एक्ट देखेंगे, तो जिसका 1 करोड़ का लागत है, वो चला जाएगा एमएसएमई में। और किसमें जाएगा? एमएसएमई में जाएगा। लेकिन किस सेक्टर में जाएगा? तो माइक्रो सेक्टर में जाएगा। और जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसका लागत 10 करोड़ है, तो स्मॉल सेक्टर में जाएगा। और जिसका लागत 20 करोड़ है, तो मीडियम सेक्टर में जाएगा। लेकिन उसमें टर्नओवर की बात किया जाता है। टर्नओवर अगर 50, लागत केवल इन्वेस्टमेंट उसने केवल 10 करोड़ का किया, लेकिन जो टर्नओवर है 50 करोड़ का टर्नओवर है, तो चला जाएगा स्मॉल में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ कहा होता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री में होता है पशुपालन। उसका बाद आ गया मिल, ब्यूटी पार्लर, है ना, ब्यूटी पार्लर, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, देखो ब्यूटी पार्लर हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर। इसके अलावा सैलून, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स एंड कॉपीज, फोटोकॉपी। इसके बाद टेलर्स हो गया, लैब हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हो गया, कारपेंटर मीन्स बढ़ी, जो लोग बढ़ी, जो मतलब कि जो बढ़ी के काम करते हैं, कारपेंटर्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, फर्नीचर्स हो गया। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, जो मतलब ब्यूटी से जो संबंधित चीजें होती है, जो पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह होती है, जो सैलून वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये सब चीजें चली जाएगी एमएसएमई सेक्टर में। अब देखो प्रश्न उठता है कि ये एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण है देश के लिए? जी हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जो देखो देश जो चला रहे, देश की जो अर्थव्यवस्था है,
जो देश की अर्थव्यवस्था है इसी पे टिकी हुई है। मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है देश की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में। तो देखो एमएसएमई सेक्टर का महत्व देखो, इसका महत्व क्या है तो एम्प्लॉयमेंट, ये 45%, ये 45% एम्प्लॉयमेंट दे रहे, मतलब ये रोजगार कितना दे रहे 45%। अब देखो देश में जितनी भी नौकरियां आ रही हैं तो 100% में 45% यही एमएसएमई सेक्टर ही नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सपोर्ट। अब फॉरेन एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात, अगर विदेशों में निर्यात कर रही है, विदेशों में जो निर्यात किया जा रहा है इसी सेक्टर से किया जा रहा है। 50%, लगभग 50% एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और कितने इंडस्ट्रीज है 90% इंडस्ट्रीज। मतलब कि अगर भारत में अगर 100 इंडस्ट्रीज होगी, अगर 100 इंडस्ट्रीज अगर भारत में होगी तो जिसमें से 90% इंडस्ट्रीज, मतलब 90 इंडस्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर में होगी। तो कहने का मतलब देखो, जहां एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार 45%, लगभग आधा प्रतिशत देश की जितनी भी रोजगार है, देश के अंदर जितना भी रोजगार है उसमें से आधा रोजगार तो एमएसएमई सेक्टर ही दे रहा है। और फॉरेन एक्सपोर्ट मतलब जो विदेशों में निर्यात कर रहा है, यहाँ से सामान को उत्पादन करके जो भेज रहा है ये एमएसएमई सेक्टर ही भेज रहा है। 50% मतलब जितना सामान यहाँ से जा रहा है उसमें से आधा आधी मतलब 50% जितना भी प्रोडक्शन है एमएसएमई करके भेज रही है, विदेश में भेज रही है, फॉरेन एक्सपोर्ट कर रही है। और कितने इंडस्ट्रीज है तो भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें से 90% इंडस्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। किसमें आते हैं एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि जो भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है बहुत कम है, केवल 10% ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में आते हैं। और जो 90% इंडस्ट्रीज है वो आते हैं अति लघु में या लघु में या मध्यम वर्ग में, ये तीनों सेक्टर में ही आते हैं 90% इंडस्ट्रीज। इसीलिए जिस सेक्टर में 90% इंडस्ट्रीज अगर एमएसएमई में आ गए, अगर एमएसएमई 90% इंडस्ट्रीज आ गए तो ये देश की अर्थव्यवस्था में तो महत्वपूर्ण निभाएगा ही निभाएगा, है ना। तो इसका टोटल इंडस्ट्रीज कितना है तो 6,500 लगभग। 90% है ये तो परसेंटेज दिखा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज कितना है तो लगभग 6,500 इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में आते हैं, एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, जीडीपी में योगदान कितना दे रहे हैं तो 37% योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। कौन सा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखो एमएसएमई सेक्टर के लाभ क्या है तो बैंक लोन इजी। अगर इस सेक्टर में कोई इंडस्ट्रीज आती है, कोई कंपनी आती है तो बैंक के द्वारा लोन बहुत इजी मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट, बहुत ही कम ब्याज की दर पर मतलब कि लोन दिया जाता है। और लो टैक्स भी इसमें लो, मतलब आप लोगों को देखा 8-10% और 12%, 8% टैक्स लगाया जाएगा, 10% और 12% टैक्स लगाया जाएगा। जब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो 8% टैक्स लगाया जाएगा। अगर 5 करोड़ है तो 10 करोड़ सॉरी 5 अगर 1 करोड़ है तो 8% टैक्स लगाया जाएगा। अगर 5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ है तो 8% टैक्स लगाया जाएगा। अगर 5 करोड़ है तो 10% टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपका 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 12% टैक्स लगाया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि लो टैक्स है, मतलब टैक्स जो कर ब्याज लगाया जा रहा है, सॉरी जो कर लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है बहुत ही कम लगाया जा रहा है। और लाइसेंस इजिली, बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा, बहुत कम समय में आपको लाइसेंस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। गो टू प्रेफरेंस बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब प्रेफरेंस दिया जा रहा है। नॉट इंक्लूड इन एनजीटी। तो एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो ये एनजीटी क्या है, ये एनजीटी तो पर्यावरण से संबंधित एक कानून बनाया गया। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। क्या अधिनियम है, क्या कानून है पर्यावरण से संबंधित कि कोई भी कंपनी होगी उसको तमाम प्रकार के नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, कोई एक ईट उद्योग खोलना चाहता है ना, ईट की भट्टी लगाना चाहता है, एक चिमनी खोलना चाहता है, तो देखो उसने चिमनी बनाया। अब देखो एनजीटी क्या सिस्टम लाएगी कि जो चिमनी बना रहे हो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप यहाँ से जो धुआं निकाल रहे हो इसका आप रिफाइन करके करोगे। आप ऐसे जगह आप चिमनी खोलोगे, आप ऐसे जगह ये उद्योग लगाओगे, ये चिमनी ऐसे जगह लगाओगे जो गांव से शहर से थोड़ा इतना किलोमीटर दूर होनी चाहिए, इतना डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये तमाम प्रकार का अगर नियम कानून लगा दिया जाएगा तो बताओ जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे लघु उद्योग आते हैं, जो छोटे मोटे कंपनी आते हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज आते हैं, क्या वो लोग सक्सेस हो पाएंगे? इसलिए नहीं लगाया जाता है। एनजीटी जो नियम कानून है इसमें नहीं लगाया जाता। पर्यावरण से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं एनजीटी में जो रखा गया है, एनजीटी जो पर्यावरण संबंधित जितने भी नियम कानून है इस सेक्टर में नहीं लगाया जाता। इसीलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि ताकि इनका विकास हो। सोच रहे 90% इस फील्ड में इंडस्ट्रीज है, 90% इंडस्ट्रीज इस फील्ड में आते हैं, इस सेक्टर में 90% इंडस्ट्रीज आते हैं, इसीलिए इसे एनजीटी से बाहर रखा गया। एनजीटी बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित नियम कानून इस सेक्टर में नहीं लगाए जाएंगे। इसीलिए इसको बोला गया कि आप एमएससी सेक्टर में आते हो, मतलब कि लघु उद्योग में आते हो तो आप आराम से विकास कीजिए। आपको सरकार के द्वारा किसी प्रकार को उल्लंघन नहीं करेगी, कोई दबाव नहीं डालेगी, और इसे एनजीटी से बाहर रखा गया। सरकार के द्वारा ये बढ़ावा दिया जा रहा है एक प्रकार से। तो ये एमएसएमई जो सेक्टर है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो एमएसएमई में आने वाले लगभग 6,500 वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो हमारे मूलभूत जरूरतों की चीजें की पूर्ति करता है। जो हमारे जो डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, जो बहुत जरूरी है, वो 6,500 वस्तुओं का उत्पादन करता है। कौन से सेक्टर? एमएसएमई सेक्टर। और अंततः जब ये सुदृढ़ हो जाएगा, जब ये मजबूत हो जाएगा, जब ये कम्प्लीटली मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब भारत में लगभग 6,500 उद्योग सफल हो जाएंगे। इसमें कितने प्रोडक्शन? इसमें 6,500 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है। 6,500 जब वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, अगर ये लोग सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो भारत में 6,500 उद्योग सफल हो जाएंगे। मतलब अगर एक वस्तु का उत्पादन जो कंपनी कर रही है, अगर वो सफल हुआ तो एक कंपनी बन जाएगी, एक सफल कंपनी बन जाएगी। इसी प्रकार 6,500 वस्तुओं का जो उत्पादन कर रही है, अगर वो सफल हो जाएगी तो 6,500 उद्योग सफल हो जाएंगे। अंततः भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। इसीलिए बोला गया कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है भारत के लिए बहुत जरूरी है। एमएसएमई को सुदृढ़ होने से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ होने से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसीलिए इस सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा गया है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इन जो एमएसएमई से जो सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी, जो कि उसे रीढ़ की हड्डी बैकबोन माना गया। जैसे कि एक शरीर है, शरीर को खड़ा करने के लिए, एक मजबूत बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी काम आती है। रीढ़ की हड्डी डिसाइड करती है कि शरीर कैसे खड़ा होगा। मतलब अगर शरीर को बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, बैकबोन मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो इसके बैकबोन को मजबूत करो, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो। ये रीढ़ की हड्डी क्या है? एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर, यही इसकी रीढ़ की हड्डी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने कितने टॉपिक कंप्लीट किया? आईआईपी है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना। आईआईपी इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन, इसका हिंदी में लिख देता हूं, उत्पादन सूचकांक। एक हम लोगों ने पढ़ा आईसीआई, इसका हो जाता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोर उद्योग सूचकांक। देखो दोस्त, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोर उद्योग सूचकांक। और इसी सेक्टर में है ना आईसीआई किसको रिलीज करती है? 8 कोर सेक्टर को है ना। आईसीआई के अंदर 8 जो महत्वपूर्ण जो सेक्टर होती है, 8 महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज होती है, जिसे हमने क्या बोला? 8 कोर सेक्टर को हम लोगों ने बोला। और लास्ट में हम लोगों ने देखा एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट में हम लोगों ने देखा एमएसएमई सेक्टर। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।